बारिश के दिन में जैसे ही शाह हाउस में हलचल शुरू हुई, सबकी निगाहें लीला के भाई जिग्नेश पर टिक गई। मनोहर जी ने आते ही मजाक करते हुए उससे पूछ लिया कि तुम कौन हो। जिग्नेश ने सरिता की तरफ देखते हुए हंसकर कहा कि शायद इन्हें पता हो कि मैं कौन हूँ। सरिता ने उल्टा जवाब दिया कि मुझे क्या पता। तभी लीला ने बीच में टोकते हुए कहा कि यह मेरा भाई है जिग्नेश। लेकिन मनोहर जी ने नाम ही बदल दिया और उसे मुकेश कहकर बुलाया। यह सुनकर जिग्नेश ने हैरानी से पूछा कि मेरा नाम कब बदल गया। लीला मुस्कुराते हुए बोली कि तुम्हारा नाम तो वही है, वह बस मनोहर जी भूल गए। जिग्नेश ने मासूमियत से सवाल किया कि अगर यह मेरे जीजा जी नहीं हैं तो इन्हें क्यों लगा कि मेरा नाम मुकेश है। लीला हंसते हुए समझाती है मनोहर जी उसके जीजा जी नहीं बल्कि अनुपमा के गुरु हैं। यह सुनते ही जिग्नेश को अचानक ख्याल आता है कि शायद हंसमुख अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी आंखें भर जाती हैं। लेकिन तभी बाबूजी सामने आकर कहते हैं कि मैं भी जिंदा हूँ। जिग्नेश दौड़कर उनके पैरों में झुक जाता है, आशीर्वाद लेता है और गले लग जाता है। सभी इस मिलन पर भावुक हो जाते हैं और माहौल में थोड़ी देर के लिए अपनापन भर जाता है। इसके बाद जिग्नेश धीरे धीरे पूरे परिवार से मिलता है। वह लीला से बातें करता है, बच्चों से मजाक करता है और हंसी ठिठोली का माहौल बन जाता है। अनुपमा भी उसे परिवार से मिलाती है। मनोहर माहौल खुशगवार हो जाता है। और जब लीला अनुपमा को मिठाई देती है और कहती है कि इसे भोज के पास रखना, साथ ही वह प्रार्थना के लिए भी मिठाई निकालती है, जिससे सबके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है। उधर दूसरी तरफ कोठारी परिवार में राखी का त्यौहार मनाया जा रहा होता है। मोटी बात सबको एकजुट करने की कोशिश करती है, लेकिन ख्याति अपने तानों से माहौल को बिगाड़ देती है। वह राय का कटाक्ष करते हुए कहती है कि जब तुम लोग संगीत और शादी में जा सकते हो तो राखी के मौके पर पीछे क्यों रहना चाहते हो। आज भी चले जाओ और क्या फ़र्क पड़ता है। पराग गुस्सा दबाते हुए कहता है कि कम से कम त्यौहार के दिन तो शांति रखो। लेकिन ख्याति चुप होने का नाम नहीं लेती और ताने मारते हुए कहती है कि मेरे परिवार के लोग मेरे दुश्मनों के घर जाकर त्यौहार मनाएं और मैं चुप रहूं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मोटीबा स्थिति संभालते हुए कहती हैं कि आज के दिन हम भी राही, माही और परी को मायके जाने से नहीं रोकेंगे। परंपरा यही है कि इस दिन बहनों को छूट दी जाती है। प्रेम यह सुनकर उत्साहित हो जाता है और कहता है कि तो इसका मतलब प्रार्थना भी आज यहाँ आ सकती है। वह उसे फ़ोन करने की सोचता है, लेकिन मोटीबा कड़ा विरोध जताती है। वह साफ कहती है कि प्रार्थना का इस घर से कोई संबंध नहीं है। प्रेम गुस्से में जवाब देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा और हमारी बहन का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर प्रार्थना यहाँ नहीं आएगी तो हम खुद उसके पास जाकर उसे राखी बंधवाएंगे। यह सुनकर मोटीबा हैरान और असमंजस में पड़ जाती हैं। फिर कैमरा वापस शाह हाउस पर लौटता है। यहाँ पर माहौल अब थोड़ा हल्का फुल्का हो चुका था। बाबूजी और जिग्नेश आपस में मजाक कर रहे थे और पुराने दिनों को याद करके हंस रहे थे। इसी बीच अंश बोल उठता है कि उसकी 4 बहनें हैं। जिग्नेश चुटकी लेते हुए कहता है कि उसे तो यहाँ कोई बहनें नज़र नहीं आ रही। अंश उदास सा हो जाता है। अनुपमा तुरंत उसे संभालते हुए कहती है कि ईशानी यहीं पर है और बाकी सब भी आने वाली हैं। तभी दरवाजे से राही, माही और परी दाखिल होती हैं। अंश की आंखों में चमक आ जाती है। वह भागकर उन्हें गले लगा लेता है और घर में खुशियाँ लौट आती हैं। इसके बाद अनुपमा जिग्नेश को जब सब बच्चों से परिचित कराती है, वह परी की तरफ इशारा करके कहती है यह तोशु और किंजल की बेटी है। फिर माही की ओर देखकर बताती है कि यह काव्या की बेटी है। लेकिन जब वह राही के बारे में बताने लगती है तो अचानक ठिठक जाती है। राही खुद आगे बढ़कर कहती है कि मैं अनुज कपाड़िया की बेटी हूँ। यह सुनकर सबकी निगाहें उस पर टिक जाती है। जिग्नेश तुरंत बोल पड़ता है कि नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम अनुपमा और अनुज की बेटी हो। राही उसके इस कथन से हैरान रह जाती है। उधर राखी का त्यौहार पूरे जोश से शुरू हो जाता है। लीला अपने भाई जिग्नेश को राखी बांधती है। राही अंश की कलाई पर राखी बांधती है। इसके बाद परी, माही और ईशानी भी अंश को राखी बांधती हैं। घर का माहौल खुशियों से भर जाता है और सब हंसी खुशी त्यौहार मनाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पाखी का गुस्सा सामने आता है। वह साफ कह देती है कि वह तोशु को राखी नहीं बांधेगी। तोशु हैरान होकर पूछता है कि क्यों। पाखी दृढ़ आवाज़ में कहती है कि भाई का काम बहन की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने कब मेरी रक्षा की। तोशु तर्क देता है कि बचपन में हमेशा मैं ही तुझे बचाता था। पाखी तुरंत जवाब देती है कि वह बचपन की बात थी। अब जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और सच बोलकर मुझे फंसा दिया।
तोसू नाराज़ होकर कहता है कि तुम ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे तुम खुद फंस जाती हो। दोनों के बीच बहस तेज़ हो जाती है। बाबूजी गुस्से में उन्हें चुप कराते हैं और कहते हैं कि त्योहार को तमाशा बंद करो, लेकिन पाखी रोते हुए कहती है कि तमाशा नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तोशू भाई को राखी नहीं बांधूंगी। लीला समझाने की कोशिश करती है कि राखी बांधने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अनुपमा ही भी समझाती है कि त्यौहार पर पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, लेकिन तोशू मजाक में कह देता है कि अच्छा ही है, इससे मेरे पैसे बच जाएंगे। यह सुनकर पाखी और भड़क जाती है और कहती है कि आपको तो हमेशा पैसों की ही पड़ी रहती है। तोशू पलट कर कहता है कि ज़रूरत के समय पैसे ही काम आते हैं, तुम तो आती नहीं। पाखी गुस्से में जवाब देती है कि काम तो आप भी नहीं आते, और वह उसे लूज़र कहती है और दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है। बहस के बीच पाखी का गुस्सा भावुकता में बदल जाता है। वह कहती है कि विंटर आपसे कई गुना बेहतर था, वही मेरा असली भाई था। उसकी बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा को समर की याद आ जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। पाखी रोते हुए कहती है कि काश आज विंटर जिंदा होता। हाँ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। वह लीला के गले लग कर रोने लगती है। अनुपमा भी भावुक होकर कहती है कि जब समर जिंदा था तो तुम उससे लड़ती रहती थी और तब तोशू वो तुम्हारा सबसे अच्छा भाई था, लेकिन आज जब वह नहीं है तो उसकी याद सताती है। अनुपमा गहरी सांस लेते हुए कहती है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी सब कुछ बदल सकता है, इसलिए साथ रहते हुए रिश्तों की कदर करनी चाहिए। इस तरह त्यौहार का दिन खुशियों और भावनाओं के बीच गुजरता है, जहाँ एक तरफ परिवार एकजुट होकर राखी का त्यौहार मना रहा है, वहीं रिश्तों की दरारें और बीते समय की कसक सबके दिलों को छू जाती है। लेकिन अंत में सबके चेहरे पर यही उम्मीद झलकती है कि चाहे जितने मतभेद हो, त्यौहार सबको जोड़ने का काम करते हैं और रिश्तों की अहमियत हर बार फिर से याद दिलाते हैं। बारिश और भावनाओं से भरा दिन अब धीरे धीरे रिश्तों के रंग में बदल चुका था। राखी का त्यौहार हर किसी के लिए अलग मायने रखता था, किसी के लिए भाई बहन का प्यार तो किसी के लिए अधूरे रिश्तों को जोड़ने का एक मौका। अनुपमा के घर और कोठारी हाउस में एक शाद जश्न की तैयारी चल रही थी। एक तरफ सारा परिवार था, जहां लीला अपने शब्दों से पाखी को समझा रही थी कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, किसी के जाने के बाद सिर्फ अफसोस रह जाता है कि काश हमें थोड़ी और बातें कर ली होती, थोड़ी और यादें बना ली होती। वह पाखी से कहती है कि जो हमारे पास है उसकी कदर से करना सीखो, क्योंकि यही पल असली दौलत होते हैं। पाखी चुपचाप लीला की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में नमी थी। तभी तोशू पाखी के पास आता है और उसे माफ़ी मांगता है। वह साफ कहता है कि वह समर जितना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि उससे हमेशा नाराज़ रहा जाए। उसकी यह सच्चाई पाखी का दिल पिघला देती है और दोनों भावुक होकर गले मिल जाते हैं। इसके बाद पाखी तोशू को राखी बांधती है और माहौल भावनाओं से भर जाता है। धीरे धीरे माहौल खुशियों में बदलने लगता है। सभी हंसते हैं, सेल्फी लेते हैं और परिवार का रिश्ता और गहरा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कोठारी हाउस में प्रेम, राजा और बादशाह प्रार्थना का इंतजार कर रहे होते हैं। भूखे पेट बैठे वे लगातार उसकी राह देख रहे होते हैं। मोटी बा को यह सब बेईमानी लगता है और वह कहती है कि प्रार्थना आएगी ही नहीं, फिर क्यों भूखे बैठे हो। लेकिन प्रेम का विश्वास अडिग था। वह कहता है कि अगर प्रार्थना खुद नहीं आएगी तो हम उसके पास जाएंगे, लेकिन उससे राखी बंधवाए बिना एक कौर भी नहीं खाएंगे। राजा यह भी जोड़ता है कि प्रार्थना खुद ही भूखी होगी, क्योंकि जब तक वह भाइयों को राखी नहीं बांध लेती वह भी कुछ नहीं खाती। तभी अचानक बच्चों जैसे रूप में छिपे लोगों का एक हमला प्रेम पर होता है और उसी समय प्रार्थना की धमाकेदार एंट्री होती है। प्रेम, राजा और बादशाह उसे देखते ही खुशी से खिल उठते हैं। गौतम यह देखकर दंग रह जाता है। प्रार्थना मजाकिया अंदाज में कहती है कि अब हाथ ऊपर करो, जब भाई बनकर जन्म लेने का जुर्म कर लिया है तो राखी की हथकड़ी पहनना ही पड़ेगा। सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और प्रार्थना को गले लगाया जाता है। अब वह आगे बढ़कर पराग, ख्याति और मोटी बा की ओर देखती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं बेटी नहीं बल्कि बहन के हक से आई हूँ। उसकी यह सच्चाई सबको छू जाती है और राखी की रस्म शुरू हो जाती है। अनिल उत्साहित होकर कहता है कि मुझे पंखुड़ी के नाम की राखी बांधना। गौतम भी उसके पास जाने लगता है, लेकिन पराग उसे रोक देता है। गौतम घबरा कर पीछे हट जाता है। प्रार्थना पहले प्रेम की आरती करती और फिर उसे राखी बांधती है
उसके बाद वह राजा बादशाह अनिल को राखी बांधती है और सबके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक दिखती है। इस बीच प्रार्थना प्रेम को एक दूसरी राखी भी बांधती है। प्रेम पूछता है ये किसके लिए। प्रार्थना भावुक होकर बताती है कि यह राखी आर्यन के नाम की है। उसका नाम सुनते ही प्रेम की आंखें नम हो जाती हैं। ख्याति की भावनाओं में डूब जाती है और उसे आर्यन की याद आ जाती है। राखी की यह रस्म सबको और गहराई से जोड़ देती है और सब गले मिलकर एक दूसरे का दर्द साझा करते हैं। रस्म पूरी होते ही घर में संगीत और डांस का माहौल बन जाता है। शाह परिवार में अनुपमा अंश और तोसू के साथ नाच रही होती है। वहीं राही और बाकी लोग भी डांस फ्लोर पर कदम मिलाते हैं। कोठारी हाउस में भी ये सभी भाई बहन मिलकर खुशी से झूमते हैं। लेकिन इस उत्सव में के बीच लीला के दिल में एक कसक रह जाती है। वह सोचती है कि डॉली की राखी तो आ गई, लेकिन वनराज अब तक वापस नहीं लौटा। उधर डांस करते करते अंश अपनी मासूम कोशिशों से अनुपमा और राही को करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसकी कोशिशों को तोड़ते हुए वहां से चली जाती है। प्रार्थना, प्रेम, राजा और बादशाह भी डांस करते हुए अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। अनुपमा लीला और जिग्नेश को भी डांस फ्लोर पर खींच लेती है और सभी हंसी मजाक में लीन हो जाते हैं। इसी बीच प्रार्थना मन ही मन अनुपमा को धन्यवाद देती है और सोचती है कि अगर उसने मुझे हिम्मत ना दी होती तो मैं यहाँ कदम रखने की हिम्मत कभी नहीं कर पाती। दूसरी ओर डांस के बीच अनुपमा अचानक राही से टकरा जाती है और तुरंत माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन राही का दिल अभी भी भरा हुआ है। वह ताना मारते हुए कहती है कि चाहे आप गलती से करें या जानबूझकर, लेकिन आप हमेशा मुझे हर्ट ही करती हैं। यह सुनकर अनुपमा चुप रह जाती है और यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। आगे आने वाले इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जसप्रीत और बाकी सभी लड़कियां अनुपमा को राखी बांधती और उससे वादा मांगती हैं कि वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। अनुपमा उनका हाथ पकड़ वादा करती है कि वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। ये सुनकर राही हैरान रह जाती है। वहीं अनुपमा जब भोज से मिलने जाएगी तो उसे पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है। भोज की पत्नी अनुपमा पर ताना कसते हुए कहेगी कि तुम्हारे कारण ही यह सब हुआ है। ये सुनकर अनुपमा हैरान और दुखी रह जाएगी। इस तरह यह राखी का दिन सिर्फ भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने का नहीं, बल्कि छिपे हुए दर्द और सच्चाइयों को उजागर करने का भी गवाह बनता है। अनुपमा और प्रार्थना दोनों ने अपने अपने तरीके से रिश्तों की डोर को थामने की कोशिश की। किसी ने माफ़ी मांग कर रिश्ते जोड़े तो किसी ने बीते गिले शिकवे भुलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और यही ये त्यौहार की असली खूबसूरती है, जो हर टूटे दिल को जोड़ने का मौका देता है।